दोस्तों, विदेश में पैसे कमाने का एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है, पूरे 2 साल बाद आज अपने देश वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन से बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के सहारे बरेली अपने ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए ट्रेन वहां ब्रेक लगती है तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफी समय क्यों होना, स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखा है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि सब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमकार जब अपने माँ बाप की स्तुतिसा को देखा है तो उसकी आंखें पार्टी की फटी रह जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखते हैं तो वही रेलवे स्टेशन पर होने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधान पड़ी ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी भीख मांगने बड़ी। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी बड़ी नहीं दुख का भरी कहानी। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि ऐसा आप लोगों के साथ भविष्य में ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत ऐसा ही होना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ओंकार और दूसरा योगेश। दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन दोस्तों ओंकार की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज दरार और अनुभव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कारक मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनिए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओंकार की शादी नहीं हुई थी उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती कि जो भी हो उससे कहती, वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन एक परिवार की लड़की थी। खुशी ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, ओमकार जब भी अपने काम से उधार वापस आता तो पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता। पत्नी को और 10 दिन हो जाते लेकिन ओमकार उसे कभी प्यार की बात नहीं करता। पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वह कोई भी बात ना करता। अगर खुशी उससे बात करने किया उसे पर अपना अधिकार लेटने की कोशिश करता तो उसे फटकार कर लेगा। इतना क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के जंगल में फंसा हुआ था। जैसा है अभी उसकी प्रभावी खाती थी वह वैसा ही काम करता। कभी पत्नी को पीटने, कभी कुछ करना, कभी कुछ, क्योंकि भाभी से उससे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं वह अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना कहीं आपके घर के आसपास में ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में चली जाती है। इधर ओंकार की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। ओंकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में को पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और को मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना, पैसा जाता रहेगा तो और मैं खूब मजे की जिंदगी कटेगी तेरी, मुझे भी विदेश अपने साथ ले जाना। अब वह भाभी की बात को टाल नहीं पता और 1-2 महीने में एक से वीजा मिल जाता है और कितनी तेज चला जाता है। अपने माता पिता को दिए जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने के लिए उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है। मैं विदेश से पैसे भेजता रहूंगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक ओंकार विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुद्ध के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसे ही पैसे होगा। दोस्तों, योगी है, इसके मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से अपने ही सेटिंग बना लेता है। अपने बुढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, ये बोलकर कि सारी योजना आए हैं को बुढ़ापे में पेंशन आया करेगी। बेचारी बुद्धि माता पिता अपने बेटे की बातों में आते हैं और धोखे से अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बेटे बड़ी बेटी के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाले सिर्फ ओंकार की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बुद्धि माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं।
अब जब बुद्ध माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा जाता तो उनके पास पैसा था ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं और जो कुछ भी कोई दे देता खा लेते और ऐसा ही अपने दिन गुजर रहे थे। उल्टा दोस्तों ओंकार की पत्नी थी खुशी, जिसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए भी चचेरे भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात बताने करने लगती है। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूं, चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ के साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा काम कर देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन ऐसे घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो देख लेती कि उसकी बुद्धि सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती और गले लगा कर होने लगती कुश्ती है। माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी बात बीती खुशी को बताते कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया और तुम्हारी जेठानी और जेठ हमसे धोखे से सारी जमीन ज्यादा अपने नाम करवा ले और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और दिल के साथ लड़की थी, वह अपने साथ ससुर को ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाल चना दाना वगैरह बेच लिया करती और ऐसे ही अपने बुढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। लोग एक पत्नी का ट्रिपल बनाकर उसके नीचे पद पर ही रात गुजार दिया करते। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद लगभग 2 साल बाद योग को अपने ये घर की याद आने लगते हैं। वह सोचता है कि चलो आप घर वापस चलते हैं। और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा। अब वह घर आता है तो देखा है कि घर में ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहां से ताला लगा कर चले गए हैं। आसपास वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन ज्यादा बेचकर कहीं गायब हो गए हैं, यहाँ वह हम रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने रखकर मारकर घर से निकाल दिया। उन विचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के 1-2 आदमियों ने उनसे बताया। उनका ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भैया भाभी ने पीछे मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार भी ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, इधर उधर ढूंढने लगता है। तो माता पिता बेचारी भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने की हुई होती, उसके साथ ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर उनके पति के चरणों में लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार का आज ही उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी, लेकिन उनका ने अपनी भाभी के चक्कर में जाकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को और गले लगाकर रोने लगे और अपना हमारा हल्का करते हैं। दोस्तों ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। कुछ बेटा हमने हम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक न सुनी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि जो हमारी छोटी बहू बहुत नेक और दयालु, अगर यह हमें न मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे तरफ पथ पर मर जाते हैं। तुम्हारे बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर उनका रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझे जो गलतियां हुई हैं भूल गई हैं। हम सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी रहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने बस में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो घर कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करके मजबूरी करके, क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसा भी नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी अपनी भाभी के अकाउंट में डाल दिया था। ओंकार अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ लेकर वहां से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वही मंडी में आदत वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है, गाड़ियों के समान सब्जी को रोलिंग रोल को कम करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकाल अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चला रहा। एक दिन उसकी पत्नी रहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी।
आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का, मम्मी पापा घर में ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, गुर्जर हैं। यह आपका भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहुत ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाएंगे, करेंगे धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा लेता है। इधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और पत्नी दुकान के लिए मुनासिब दामों में साड़ियां खरीद लाता है। अच्छा बिक्री होते हैं, पैसा बचाने लगता है, धीरे धीरे उपाय होने लगता है। किराए पर मकान उन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया अभी चुनाव होते हैं और एक छोटा सा गज का प्लांट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और समय से जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर में बना लेते हैं। मंडी में काफी समय से काम करने से ओमकार वहां की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक आदत खोलना है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। इतना प्रॉपर्टी उसके भाई की हड़प ली थी, उसकी 2 गुना वह प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों, जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे, योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वह हमारा क्या ही रहेगा। कहते हैं ना, दोस्तों के जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और वह भी वहीं, उन्हें भी रकम लेकर वहां से निकाल दिया गया। वह डर डर के ठोकरे खाने के बावजूद एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2 दिन हो जाते, खाना भी नहीं मिल पाता, पानी पीकर अपनी भूख मिटा लेते। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने को पड़ रहे थे। लेकिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओंकार को भारत पर बैठा हुआ देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। फिर वह दोनों ओंकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी कोई बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए जूते ओंकार होते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को साथ ही मत लगा लेना। क्या किया था तुमने उनके साथ? आपको मैं सिर्फ पैसों के चक्कर में उन्हें घर से बेकार कर दिया था। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसे पत्नी से मुझे डर करवाया था। तुमने मेरी इजाजत को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी चाहे चले जाए हमसे, आपको लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं। लेकिन उनकी खराब स्थिति को देखते हैं। उनके साथ ससुर कहते हैं कि बेटा ओमकार, गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, तुमने भी कोई है, आखिर जो भी है ये तो हमारा ही भाई है, जो होना था हो गया, आप इन्हें माफ कर दे। इस पर ओंकार की पत्नी खुशी भी कहते हैं कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं तो हम हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत की मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा सा धंधा शुरू करवा दीजिए हमारे साथ। जो कुछ भी उन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत रहे हैं। आखिर यह जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो गया था। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा लौट तो नहीं आ सकता। और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी पारिवारिक होती है। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खुशी और हुनकार के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।